नमस्कार, देश नहीं झुकने देंगे में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। आज देश नहीं झुकने देंगे में कवर स्टोरी नंबर 1, हरियाणा में कांग्रेस सरकार में शुरू हुई ये अल फलाह यूनिवर्सिटी कट्टरपंथ का कैंपस कैसे बन गई, वहां की लैब में आतंकी कैसे तैयार हुए, कट्टरपंथ का कैंपस, और साथ ही अल फलाह यूनिवर्सिटी की सदस्यता क्या रद्द हो गई है। एक बहुत बड़ी खबर हमको मिल रही है, बड़े एक्शन की अल फलाह यूनिवर्सिटी, इसकी बात करेंगे। कवर स्टोरी नंबर 2, जैश की लेडी कमांडर भारत में कैसे किलर डॉक्टर्स की पूरी फौज तैयार करने में लगी हुई थी, जिसे कहा जा रहा था कि साहब ये जैश की क्वीन डॉक्टर शाहीन। कवर स्टोरी नंबर 3, लाल किले हमले के बाद कैसे पाकिस्तान में हड़कंप है, आतंकवाद को कैसे कवर फायर, राजनीतिक कवर फायर हमारे यहां दिया जा रहा है। उदित राज, पी चिदंबरम, महबूबा मुफ्ती, एक लंबी फेहरिस्त है जो पाकिस्तान को फायदा पहुंचाने वाले बयान दे रहे हैं। एक तरीके से पाकिस्तान इस नैरेटिव को आगे बढ़ाएगा, इसकी भी बात। और कवर स्टोरी नंबर 4, पाकिस्तान में कैसे हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया बख्शा नहीं जाएगा। पहली स्थिति स्पष्ट हो चुकी है कि अब हर आतंकी हमले को एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, इसलिए भारत की जवाबी कार्रवाई के डर से पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। यही इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। मुझे यह बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के खतरे से बुरी तरह से डरा हुआ है, घबराए अच्छा, इमरजेंसी मीटिंग हुई है, यह भी खबर मिल रही है। शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री और आसिम मुनीर के बीच एक इमरजेंसी आपातकाल बैठक बुलाई गई है। तीनों सेनाओं को अलर्ट कर दिया गया है पाकिस्तान में। पाकिस्तान ने साथ ही यह भी खबर आ रही है कि भारतीय सीमा के पास फौज को हाई अलर्ट पर रख दिया है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी आर्मी की मूवमेंट लाहौर की ओर बढ़ चुकी है। कराची के पास पाकिस्तानी नौसेना को भी सतर्क रहने के लिए कह दिया गया है। इसके अलावा पाकिस्तानी फोर्स ने बॉर्डर पर, यह खबर मिल रही है, टैंक तैनात करने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि स्थिति पहले स्पष्ट की जा चुकी है कि अब किसी भी आतंकी हमले को एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। इसलिए बहुत बड़ी खबर है। सेना के अलावा पाकिस्तान की पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। और आसिम मुनीर ने भी निर्देश, जो आतंकी सेना का सरदार है पाकिस्तान में, उसने निर्देश दिया कि सेना इस बात की रणनीति तैयार करे कि अगर भारत ने हमला किया तो कैसे बचा जाएगा। आसिम मुनीर की तीनों सेना प्रमुखों से बात हुई है वहां पर। शहबाज शरीफ और मुनीर की भी इमरजेंसी मीटिंग हुई है। इसके अलावा हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादी सेना के सुरक्षित बंकरों में शिफ्ट कर दिए गए हैं। लाल किले हमले के बाद किस तरह से पाकिस्तान में मचा है हड़कंप, आज की कवर स्टोरी नंबर 1। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर साहब ने सीधा कहा है भाई इनको जवाब दिया जाएगा, और ऑपरेशन सिंदूर भी अभी जारी है, बंद नहीं हुआ। पाकिस्तान का कैसे नहीं हाथ, और किसका हाथ है? सीधा पाकिस्तान का हाथ है। जी हां, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। 10/11 का बदला, खौफ से पाकिस्तान दहला। इस खबर को ऐसे समझिए, वो डॉक्टर उमर फिदाइन अल फलाह यूनिवर्सिटी का डॉक्टर, जिसने पैनिक अटैक कर दिया था ना, पकड़े जाने के डर से लाल किले मेट्रो स्टेशन के पास बीच सड़क पर धमाका कर दिया था। उसी ब्लास्ट के बाद अब दिल्ली से करीब 700 किलोमीटर दूर वहां पर भी पैनिक अटैक है इस वक्त इस्लामाबाद में, क्योंकि कल ही मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार सीसीएस की बैठक की है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज की बैठक की है। और बैठक के बाद लाल किले ब्लास्ट को आतंकी हमला माना है, पहली बार टेररिस्ट अटैक माना गया। इसी को लेकर दरअसल पाकिस्तान पैनिक मोड में है। आज कई बड़ी खबरें आई पाकिस्तान से। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त मोदी सरकार कह चुकी है कि भारत पर अब कोई भी हमला, कोई भी आतंकी हमला एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। इसी को लेकर आज सेंट्रल मिनिस्टर रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा था कि लाल किले ब्लास्ट के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। मोदी कह चुके हैं बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा है कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शेंगे नहीं मोदी सरकार। रवनीत सिंह बिट्टू ने ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र कर दिया
उन्होंने कहा वो सिंदूर जारी है, कीमत चुकानी होगी। सेंट्रल मिनिस्टर, इसी को लेकर पाकिस्तान सब पैनिक मोड में है। पूरे पाकिस्तान को डर है कि भारत दोबारा ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया तो इस बार की पिटाई आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। अब सुनिए आज की खबर क्या है। इसी से घबराए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जनरल आसिम मुनीर के साथ इमरजेंसी बैठक कर चुके हैं। मुनीर आतंकी सेना का सरदार शहबाज शरीफ, मुनीर ने तीनों सेनाओं को अलर्ट रहने को कह दिया है। पाकिस्तान ने भारतीय सीमा के पास फौज को हाई अलर्ट कर दिया है। कुछ मूवमेंट्स की भी रिपोर्ट्स हैं। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी आर्मी की मूवमेंट लाहौर की ओर बढ़ गई है। इसके अलावा कराची के पास पाकिस्तानी नौसेना को सतर्क रहने के लिए कह दिया गया है। देखिए, पाकिस्तान भी समझता है और 140 करोड़ के हिंदुस्तानी भी समझते हैं कि मोदी छोड़ने वाले नहीं हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी फोर्स ने बॉर्डर पर टैंक तैनात करने शुरू कर दिए हैं। सेना के अलावा पाकिस्तान की पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। आसिम मुनीर ने निर्देश दे दिए हैं कि सेना इस बात की रणनीति तैयार करे कि अगर इंडिया ने अटैक किया, अगर भारत ने हमला किया तो कैसे बचा जाएगा। अब सवाल यह कि पाकिस्तान क्यों घबरा रहा है। अगर पाकिस्तान इसके पीछे नहीं है, यानी कि तो ये तो पाकिस्तान की भी स्वीकारोक्ति है। पाकिस्तान भी इस बात को कबूल कर रहे हैं कि हाँ, उसी ने ये सब कुछ किया, पाकिस्तान इसके पीछे। इसके अलावा बड़ी खबर है, हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादी बंकरों में शिफ्ट कर दिए गए हैं। पिछली बार तो पूरा परिवार खत्म कर दिया था ना भारतीय सेना ने, किस आतंकवादी का आप सभी जानते हैं। हाफिज सईद के पूरे परिवार को खत्म कर दिया था। इस बार कौन सा आतंकी, किसका परिवार खत्म होगा। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर के डर से पाकिस्तानियों को ऐसे चक्कर आ रहे हैं साहब। आप जानते हैं पिछले 3 दिनों से पाकिस्तानी जेट्स LOC पर चक्कर लगा रहे हैं। रातों की नींद उड़ी हुई है। पाकिस्तान के सभी हवाई अड्डे और एयरफील्ड अलर्ट पर हैं। पाकिस्तान ने गुपचुप दूसरे देशों से मदद मांगनी अभी से शुरू कर दी है। पता है कभी भी पिटाई शुरू हो सकती है। सुनिए, लाल किला ब्लास्ट के बाद पाकिस्तान में हड़कंप की स्थिति क्यों है। क्योंकि ब्रिटेन ने, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत बड़ी खबर है, ब्रिटेन ने अपने नागरिकों को अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि वो भारत पाक सीमा से दूर रहें। ईरान की एजेंसियों ने भी आशंका जाहिर की है कि भारत पाक के बीच फिर युद्ध जैसी स्थिति भड़क सकती है। ईरान की एजेंसीज। इसके अलावा पाकिस्तान का वो फिदाइन रक्षा मंत्री है ना, वो तो खुद ही फिदाइन है, वो मानव बम है वहां का रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, उसने भी पाकिस्तान का डर जाहिर करते हुए कहा कि भारत पहले लाल किला विस्फोट को गैस सिलेंडर धमाका बता रहा था, अब इसे विदेशी साजिश साबित करने की कोशिश हो रही है। धड़कनें बढ़ी हुई हैं। देखिए, पाकिस्तान को लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह भूटान से मैसेज दिया था कि लाल किला आतंकी हमले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, उसके बाद जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भी ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि भारतीय सेना आगे भी ऐसे ऑपरेशन के लिए तैयार है। उसे पाकिस्तान में घबराहट है, बौखलाहट है, क्योंकि इस वक्त बॉर्डर पर भारत की तीनों सेनाएं त्रिशूल चला रही हैं। त्रिशूल। इसी से पाकिस्तान को लग रहा है कि यह ऑपरेशन कभी भी जंग में बदल सकता है। और ये ऑपरेशन त्रिशूल की भी तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। भारतीय सेना की तैयारी पूरी है। भारतीय सेना 1 का बदला 10 से लेती है। इसलिए पाकिस्तानी सेना के जनरल, वहां की सरकार, ISI, खबर यहां तक आ रही है कि भारतीय मीडिया की हर खबर को स्कैन कर रहे हैं। भारतीय न्यूज चैनल्स को 24 घंटे सुनने के लिए पाकिस्तानी आर्मी के अफसरों की ड्यूटी लगाई गई है। धड़कनें बढ़ी हुई हैं, खौफ आई है, ताकि भारत में हर घटनाक्रम पर नजर रखी जा सके। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के संभावित खतरे से बचने के उपाय पहले ही किए जा सकें। नींदें उड़ गई हैं। ये जितने भी लोग इसमें मिले हुए थे, चाहे डॉक्टर थे, चाहे प्रोफेसर थे, चाहे लेडीज थी, इनका नामो निशान मिट जाएगा। ये हमारी देश की तरफ देखना चाहते हैं। अरे वहाँ गरीब लोग बेचारे, साथ में कोई चल रहा था, कोई रोड पे था, तो आप मतलब लड़ना है तो हमारी फौज से लड़ेगी ना। पाकिस्तान का कैसे नहीं हाथ, और किसका हाथ है? सीधा पाकिस्तान का हाथ है। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा।
all those responsible will be brought to justice. देखिए, पाकिस्तान की मिली भगत का और पाकिस्तान ने किस तरह से इस आतंकी हमले को अंजाम दिया, किस तरह से रेडिकलाइज किया, उसके सबूत भी हैं। इसीलिए डर सता रहा है पाकिस्तान को। लाल किला ब्लास्ट का पाकिस्तान कनेक्शन क्या है, इस बात का वीडियो सबूत खुद वहां के आतंकवादियों ने दे दिया है। क्योंकि भले ही भारत सरकार ने ब्लास्ट के 2 दिन बाद सीसीएस बैठक में कहा कि ये भारत के खिलाफ आतंकवादी हमला था, लेकिन पीओके में आतंकवाद, ये देखिए आप तस्वीरें, जश्न की तस्वीरें, वीडियो ने खुद साबित कर दिया है। पीओके से लश्कर आतंकवादियों के जश्न के इस वीडियो में आतंकी संगठन के टॉप कमांडर, तस्वीरें भी इस वक्त आप देख सकते हैं, टॉप कमांडर नजर आ रहे हैं। वो जश्न मना रहे हैं, फूल मालाएं पहनाई जा रही हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं, आतंकवादियों को फूल मालाएं पहनाई जा रही हैं। देखिए, ये जो है तस्वीरें, ये पीओके के कोटली इलाके में है। पीओके के कोटली इलाके में हुए इस जश्न में लश्कर के टॉप लीडर अब्दुल रऊफ और रिजवान हनीफ शामिल थे। सब पर नजर है इंडियन एजेंसीज की। अब्दुल रऊफ, ये जश्न बहुत ही जल्द मातम में बदलने वाला है, इसको भी लिखकर ले लीजिए। अब्दुल रऊफ, रिजवान हनीफ शामिल थे। 12 नवंबर को लश्कर के आतंकवादियों की बैठक हुई, जिसमें जश्न मनाया गया। लश्कर के आतंक, लाल किले हमले का जश्न बहुत जल्द बदलेगा मातम में, थोड़ा सब्र रखिए। आतंकवादियों ने एक दूसरे का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। इस वीडियो में आतंकवादी खुश नजर आ रहे हैं, एक दूसरे को बधाइयां दे रहे हैं, गले मिल रहे हैं। सवाल है कि क्या लश्कर आतंकवादी लाल किला ब्लास्ट को लेकर जश्न मना रहे थे? आतंकवादियों को फूल मालाएं पहनाई जा रही हैं। उनके चेहरे की खुशी लाल किले ब्लास्ट में मारे गए निर्दोष लोगों को लेकर है। और वैसे तो यहां पर भी कई लोग खुश हैं, एक चीज ये भी समझ लीजिए, सिर्फ उस पार, सीमा के उस पार नहीं, यहां पर भी कई लोग खुश हैं। सोशल मीडिया पर स्माइली और कुछ लोग जो जश्न मना रहे हैं, उनकी भी यहां पर गिरफ्तारियां चल रही हैं। वैसे उसकी भी खबर मैं आगे आपको बताऊंगा। लाल किले ब्लास्ट के बाद आतंकवादियों के जश्न के इस वीडियो को भारत की सुरक्षा एजेंसियां काफी अहम मानकर चल रही हैं, क्योंकि अभी तक की जांच में सामने आया है कि फरीदाबाद मॉड्यूल में पकड़े गए 2900 किलो विस्फोटक का बड़ा हिस्सा नेपाल और बांग्लादेश के रास्ते तस्करी के जरिए भारत लाया गया। इससे पहले लश्कर और जैश आतंकवादियों की बांग्लादेश के ढाका में हिजबुल उल तहरीर और जमात मुजाहिदीन बांग्लादेश के आतंकवादियों के साथ मीटिंग हुई थी बांग्लादेश में। एक्सपर्ट्स, सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का मानना है कि लाल किला ब्लास्ट का जिम्मेदार पाकिस्तान है। सुनिए। डॉक्टर शाहीन के जैश मोहम्मद से जुड़े होने के बाद ये करीब करीब तय हो गया कि दिल्ली का ब्लास्ट एक आतंकी हमला था। हमारे प्राइम मिनिस्टर कह चुके हैं कि एवरी एक्ट ऑफ टेरर विल बी टेकन एज एन एक्ट ऑफ वॉर। सिंदूर 1.0 में पॉज लगा है, इसमें कोई शक नहीं है कि सिंदूर ऑपरेशन जो है ख़त्म नहीं हुआ है। और अब क्योंकि पाकिस्तान ने फिर वही हरकत की है कि आतंकवादी घटनाएं कराई हैं भारत में, इसके पीछे जैसे मोहम्मद के मॉड्यूल इन्वॉल्व थे, इसमें कोई शक नहीं। और यही नहीं, इस बार जो जैसे मोहम्मद के मॉड्यूल थे, उन्होंने फैसिलिटेटर का इस्तेमाल किया जो तुर्की से किया है, और जो ओसाका नाम का एक प्रकार से टेररिस्ट था, वो इनको कोऑर्डिनेट कर रहा था। तो यह सोची समझी साजिश के तहत पाकिस्तान ने किया है। इस बीच एक बहुत बड़ी खबर मिल रही है, अल-फलाह यूनिवर्सिटी की सदस्यता रद्द हो गई है। ये बहुत बड़ी खबर है। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज AIU सदस्यता रद्द कर दी है। AIU ने, AIU एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है साहब। कहा जा रहा था कि जांच होगी, कनेक्शन सामने आ रहा है, आतंकी कैसे वहां की लैब से निकल रहे हैं, सारे डॉक्टर्स आतंकी, कितने सारे डॉक्टर्स आतंकवादी निकल चुके हैं। ये बहुत बड़ी खबर है। और अब कुछ राजनीतिक नेताओं तक भी जांच का दायरा बढ़ सकता है, ये भी खबर है। कुछ नेता भी जांच के दायरे में, पॉलिटिकल लीडर्स भी जांच के दायरे में कि कांग्रेस की सरकार में क्या राजनीतिक कनेक्शन का फायदा उठाया गया, वो सब भी जांच के दायरे में आ गया। क्योंकि कांग्रेस में तब हुड्डा सरकार थी, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार। अल-फलाह यूनिवर्सिटी की मान्यता से जुड़े मामले में जल्द ही हरियाणा सरकार भी एक महत्वपूर्ण बैठक करने वाली है। लेकिन इस पूरे मुद्दे को लेकर कैसे क्लीन चिट या कह लीजिए कवर फायर आतंकवादियों को दिया जा रहा है, अब बात उसकी। एक कम्युनिटी को बदनाम करने के लिए तो इनकी भी गिरफ्तारी होना चाहिए। वो कार 1.5 साल पहले
देवेंद्र के नाम पर ट्रांसफर हो चुकी है। कि अगर लोग एजुकेटेड होगा एक्सट्रीमिज्म नहीं रहेगा, लेकिन आपने देखा कि एजुकेटेड होने से और डेंजरस हो जाते हैं। इन लोगों के जिन पे शक है अभी तो कोई प्रूव नहीं हुआ है, जिनको जो मशकूक हैं, जिनके ऊपर शक है, उनके घर वालों को, उनकी फैमिलीज को जो पूछताछ करनी है बेशक पूछताछ करें। अगर हम इस तरह के डॉक्टर पर सुसाइड बॉम्बर्स पैदा कर रहे हैं तो फिर आपकी चढ़तर जो है वो आपको ही मारने के काम आ रही है। परंतु झूठ नहीं पकड़ना चाहिए। जिस तरह से मुंबई के ट्रेन के ब्लास्ट में 187 लोग मारे गए, परंतु आज तक किसी को सजा नहीं हुई। इसमें जो पकड़े गए थे झूठ मूठ पकड़ के आपने डाल दिया अंदर। किन हालात में आतंकवादी बने हैं? कोई भारतीय पढ़ा लिखा अगर आतंकवाद के रास्ते पर जा रहा है तो हम लोगों को उस पर भी अपने आप से सवाल पूछने की जरूरत है। आपको लगेगा ये बयान कोई भारत में दे ही नहीं सकता है साहब, कि टेररिज्म को कैसे जस्टिफिकेशन उसका हो सकता है, कि हथियार क्यों उठाने पड़े, क्या मनोस्थिति रही, क्या परिस्थितियां रही कि किसी पढ़े लिखे भारतीय भी अगर हथियार उठा रहे हैं। इसकी ये इस तरह का बयान कल्पना से परे है साहब, लेकिन भारत में दिए जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं ना, एक तरफ वो जश्न वाली तस्वीरें दिखाई थी ना, वहां पाकिस्तान पीओके में जश्न बन रहा है। भारत के कई नेता टेररिज्म को जस्टिफाई करने वाले बयान दे रहे हैं। कुछ लोग तो हिंदू मुसलमान का रंग दे रहे हैं, उनकी पॉलिटिक्स को सूट करता है। जो लोग कल तक कहते थे कि साहब आतंकवाद का ना कोई धर्म नहीं होता, बिल्कुल ठीक बात है, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, तो आतंकवादी हमले के बाद कार्रवाई का धर्म कहां से ढूंढ लिया? आतंकवाद का धर्म नहीं होता तो आतंकवाद पर एक्शन को लेकर जिन लोगों पर कार्रवाई हो रही है उसका धर्म कहां से आ गया? कांग्रेस के उदित राज बहुत सीनियर लीडर हैं, पहले तो लाल किला ब्लास्ट को बिहार चुनाव से जोड़ दिया साहब, पोस्ट भी चल रहा है। फिर कहा कि चुनाव के आसपास बम ब्लास्ट जैसी घटना की आशंका रहती है। क्यों, कुछ कनेक्शन है क्या? पता होता है क्या आप लोगों को? कह रहे हैं कि बम ब्लास्ट पहले तो बिहार चुनाव से जोड़ दिया और चुनाव के आसपास बम ब्लास्ट की आशंका रहती है, जैसे पुलवामा। इस पोस्ट के जरिए उदित राज शायद ये बताना चाह रहे थे कि लाल किला ब्लास्ट में आतंकवादियों का नहीं है, चुनाव का हाथ है। अब यही पाकिस्तान इस बयान को क्या कहेगा? देखो तुम्हारे वहां के नेता कह रहे हैं, पाकिस्तान कहेगा तो तुम्हारे वहां के नेता कह रहे हैं कि चुनाव के समय आतंकी हमला, चुनाव कनेक्शन, ये तो तुम्हारे वहां के कह रहे हैं नेता। किसको फायदा? और ये दुर्भाग्य है साहब, ये ऐसे लोग सांसद भी रहे हैं, हालांकि विवाद होने के बाद डिलीट करके भाग गए। उदित राज डिलीट करके भाग गए। वैसे तो ये भाग गए, अभी तो मैं कांग्रेस की प्रवक्ता अनुपम आचार्य, वो आर्मी में भी रही हैं, उनका भी इसी तरह का पोस्ट है। एक लंबी लिस्ट है, ये लोग नंबर बढ़ाने के चक्कर में शायद करते हैं, इनको लगता है प्रमोशन हो जाएगा पार्टी में। फिर उदित राज ने बयान दिया, लाल किला ब्लास्ट मामले में ही एक ही समुदाय से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी क्यों हो रही है? इससे भद्दा, ओछा और बकवास बयान नहीं सुना होगा आपने साहब अब तक। वो कह रहे हैं एक ही समुदाय से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी क्यों हो रही है, और पुलिस ने उस देवेंद्र को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जिसके नाम पर वो कार रजिस्टर्ड थी। आप जानते हैं फैक्ट क्या है? इस केस में देवेंद्र का नाम सिर्फ इसलिए आया क्योंकि वो जो i20 कार थी ना जिसमें ब्लास्ट हुआ था, वो उमर से पहले उन्होंने खरीदी थी। साफ सवाल ये है कि क्या कांग्रेस के नेता चाहते हैं कि ये बैलेंस बनाने वाली राजनीति के चक्कर में इस केस में हिंदुओं को भी पकड़ लिया जाए? वैसे ऐसा नहीं है, ऐसा कोशिश पहले कांग्रेस के जमाने में, वो शरद पवार का बयान आपको याद होगा, जब मुंबई में ब्लास्ट हुए थे तो एक जगह एक्स्ट्रा धमाका कह दिया था बैलेंस करने के चक्कर में। याद है आपको? थोड़ा गूगल करिएगा, आपको मिलेगा ये तथ्य। मुंबई में ब्लास्ट हुए थे, शरद पवार की तरफ से उन्होंने खुद माना था कि हाँ एक और जगह माहौल खराब हो रहा था तो एक और जगह काल्पनिक धमाका करा दिया था बैलेंस करने के चक्कर में। यहां ये कह रहे हैं कि एक ही धर्म के लोगों को क्यों पकड़ा जा रहा है, जबरदस्ती पकड़ने। इसके अलावा कांग्रेस के नेता और भगवा आतंकवाद की थ्योरी देने वाले पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने जो बयान दिया, होम ग्रोन टेररिज्म, वो टर्म को उन्होंने समझाते हुए लगभग मैं मान के चल रहा हूं, उन्होंने जिस तरह का बयान दिया वो टेररिज्म को एक तरीके से जस्टिफाई करने वाला बयान कहा जा सकता है, क्योंकि वो कह रहे हैं उन हालातों पर भी हमको बात करनी होगी कि क्यों कोई हथियार उठा रहा है। पी चिदम्बरम ने सोशल मीडिया पोस्ट में क्या लिखा सुनिए। उन्होंने लिखा
मुझे नहीं भरोसा हो रहा है कि इतने वरिष्ठ नेता इस तरह की बात लिख सकते हैं। उन्होंने लिखा, ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जो भारतीय नागरिकों, यहां तक कि पढ़े लिखे लोगों को भी आतंकवादी बना देती है। मतलब दोष जो है ना, मतलब आप सोचिए, देश को चिंता करनी चाहिए कि आखिर ऐसा क्या मजबूरी होती है कि यहां के भोले भाले मजबूर शांति दूतों को, शिक्षित लोगों को हथियार उठाना पड़ रहा है। ये शांति दूत जो हथियार उठा रहे हैं उसके लिए हालात, सर्कमस्टांसेस जिम्मेदार हो सकते हैं। उसको लेकर हमको सवाल पूछने की जरूरत है। तो कश्मीरी पंडितों ने हथियार क्यों नहीं उठाए? कश्मीरी पंडितों ने हथियार क्यों नहीं उठाए? जानते, ध्यान देने वाली बात यह कि आज आतंकवादियों को मजबूरियों का मारा बताने की कोशिश वाला यह बयान पी चिदम्बरम जी ने दिया, जो पहलगाम हिंदू नरसंहार के वक्त पाकिस्तान को यह कहकर क्लीन चिट दे चुके हैं कि हमें कैसे पता कि आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे। यह बयान था, पाकिस्तान से आए थे पुलवामा वाले आतंक, हमें कैसे पता? तब भी पाकिस्तान फायदा उठा रहा था। अभी भी पाकिस्तान पी चिदम्बरम के बयान को आधार बनाकर कहेगा, तो पूर्व गृह मंत्री हैं, वो इस तरह की बात कर रहे हैं कि हालात भारत में, अंदरूनी हालात इस तरह के हैं ना कि लोगों को आतंकवाद की तरफ जाना पड़ रहा है। साहब, जिस तरह चिदम्बरम ने आतंकवादियों के बचाव में परिस्थितियों को जिम्मेदार बताया कि ये परिस्थिति जन्य आतंकवादी होते हैं, उसी तरह अबू आसिम आजमी अखिलेश यादव के बहुत करीबी हैं। वो कह चुके हैं कि आतंकवाद जुल्म की कोख से पैदा होता है। मैं कहता हूं कट्टरता से, नफरत से, जहर से पैदा होता है आतंकवादी। वो कहते हैं जुल्म नहीं, जिहाद की कोख से पैदा होता है आतंकवादी। अबू आसिम आजमी, कट्टरता, जिहाद, जहर और नफरत की कोख से पैदा होता है आतंकवादी। अबू आसिम आजमी मतलब ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि लाल किला ब्लास्ट में फिदायीन हमला करने वाला डॉक्टर बेचारा था साहब, उस पर जुल्म हो रहा था, जुल्म की कोख से आतंकवादी बना। इस वजह से उस बेचारे ने 13 लोगों को बम धमाका करके मार डाला। इतनी तो आजादी दे देनी चाहिए ना भारत में। जुल्म की कोख से बना आतंकवादी 13 लोगों को मार दिया। इस तरह के बयान, चौंकाने वाली बात यह भी है कि आज जिन आतंकवादियों को परिस्थिति का मारा, जुल्म का मारा बताकर कवर फायर देने की कोशिश हो रही है ना, इससे पहले आतंकवादियों का बचाव क्या कहकर किया जाता था, याद है? कि आतंकवादी गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा की वजह से बनते हैं। पहले कहते थे कि अशिक्षा की वजह से, बेरोजगारी की वजह से बनते हैं आतंकवादी। अब कह रहे हैं कि कोई शिक्षित आतंकवादी क्यों बन रहा है। अच्छा, चित भी आपकी, पट भी आपकी। 2019 में ना राहुल गांधी ने एक इंटरव्यू में क्या कहा था, आपको याद है? मैं क्यों कह रहा हूं, कांग्रेस के सारे नेता अपने नंबर बढ़ाने के चक्कर में बयान देते हैं शायद। राहुल गांधी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि आतंकवाद के लिए गरीबी और अशिक्षा जिम्मेदार है और जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पूरी तरह खत्म करने के लिए लोगों को गरीबी से बाहर निकलना होगा। मुफलिसी, गरीबी, गुर्बत, इससे, और ये सारे करोड़ों रुपए की फीस देके डॉक्टर बन रहे हैं। इतने गरीब है ना बेचारे, इतने गरीब है बेचारे, 75 लाख, 1-1 करोड़ की फीस देकर भारत सरकार की सुविधाओं का फायदा उठाकर डॉक्टर बन रहे हैं करोड़ों रुपए खर्च करके। एक जम्मू कश्मीर बार एसोसिएशन के पूर्व जो नेता, उनका तो घर भर देखेंगे आपका दिमाग हिल जाएगा। इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि आतंकवाद और उग्रवाद की जड़ें अक्सर गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी में होती हैं। लालू प्रसाद यादव ने भी एक बयान में कहा कि समाज में असमानता, बेरोजगारी, निराशा बढ़ती है तो चरमपंथी विचारधाराएं जगह बना लेती हैं। जस्टिफिकेशन है और कुछ नहीं है, सिर्फ जस्टिफिकेशन है। पहले भारत में मतलब आप सोच कर देखिए ना, मतलब पहले भारत में अशिक्षा, बेरोजगारी, गरीबी को आतंकवाद की वजह बताकर आतंकवादियों को ना बेचारा बताया जाता था। अब एक के बाद एक ये कट्टर जहरीले जिहादी डॉक्टर्स के पकड़े जाने के बाद भारत में आतंकवाद का जिम्मेदार परिस्थितियों और जुल्म को बताया जा रहा है। मतलब कुल मिलाकर गलती ना कट्टरपंथियों की नहीं है साहब, इसको समझिए, आपको समझना पड़ेगा साहब। इनकी गलती थोड़ी ना है, ये तो हालात के मारे बेचारे, जुल्म के सताए, जुल्म की कोख से पैदा हुए आतंकवादी हैं। हालात के मारे मुफलिसी, गरीबी, बेरोजगारी, हालात के मारे बेचारे डॉक्टर शाहीन ये सारे क्या करते, मार दिए 13 लोग, बना दिया 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट, पता नहीं विस्फोटक क्या क्या, हालात के मारे हैं बेचारे। समझिए, इनकी गलती नहीं है, भारत की गलती है। ऐसे नेताओं को आतंकवाद को कवर फायर देते वक्त साहब ये सोचना चाहिए कि अगर लोग जुल्म की वजह से आतंकवादी बनते ना, तो मैं बार बार कहता हूं, किसी को बुरा लगे सही लगे, 90 में कश्मीर से निकाले गए कश्मीरी पंडित आतंकवादी नहीं बने ना, उन्होंने हथियार नहीं उठाया
साहब भारत तो क्या पूरी दुनिया में कश्मीरी पंडितों को आतंकवादी बनने का एक भी उदाहरण नहीं होगा, एक भी। और अबू आसिम आज़मी के मुताबिक अगर लोग जुल्म और नाइंसाफी की कोख से आतंकवादी बन रहे हैं तो सबसे बड़ी नाइंसाफी तो मैं कहता हूं सिख भाइयों के साथ हुई थी 1984 में। हुई थी ना? कुछ हुआ नहीं? सिख कौम देशभक्त कौम, सारी कौमें देशभक्त हैं साहब। इन आतंकवादियों का थोड़ी ना कोई धर्म होता है। सुनिए। देश के मीडिया के जिम्मेदार लोग वो देवेंद्र का नाम तो नहीं ले रहे, गाड़ी देवेंद्र के नाम पर, तो क्या ये भ्रामक प्रचार नहीं कर रहे? एक कम्युनिटी को बदनाम करने के लिए तो इनकी भी गिरफ्तारी होना चाहिए। वो कार 1.5 साल पहले देवेंद्र के नाम पर ट्रांसफर हो चुकी थी, लेकिन देवेंद्र है, शोभित है, लेकिन इन लोगों का नाम क्यों नहीं है लिया? 6 महीने में चढ़ा देना चाहिए, परंतु झूठ नहीं पकड़ना चाहिए। जिस तरह से मुंबई के ट्रेन के ब्लास्ट में 187 लोग मारे गए, परंतु आज तक किसी को सजा नहीं हुई। इसमें जो पकड़े गए थे झूठ मूठ पकड़ के आपने डाल दिया अंदर, 19 साल तक जेल में रहे वो लोग, फांसी के कोठरी में डाल दिया उनको। हमको ये सिखाया जाता था कि अगर लोग एडुकेटेड होगा एक्सट्रीमिज्म नहीं रहेगा, लेकिन आपने देखा कि एडुकेटेड होने से और डेंजरस हो जाते हैं और डॉक्टर बनने से और ज्यादा डेंजरस हो जाते हैं। इसीलिए जो व्यक्ति का जो कलर है वो कलर कभी सेंस नहीं होता है। साहब इस चीज को नोट कर लीजिए, ये कुछ लोग जो टेररिस्ट को, टेरर को मजहबी डिस्काउंट देते हैं ना, मजहब वाला डिस्काउंट, टेररिस्ट उनको कोई डिस्काउंट नहीं देते हैं, क्योंकि लाल किला ब्लास्ट में मुस्लिम भाई भी मारे गए हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज को। ये जो तुष्टीकरण और मजहब वाला डिस्काउंट कुछ नेता दे देते हैं ना इन लोगों को, वो लोग कुछ डिस्काउंट नहीं देते। आतंकवादी वो कोई धर्म नहीं देखते। लाल किले अटैक में मुस्लिम भाई भी मारे गए हैं। लेकिन साहब इतने जहरीले लोग हैं ना इस, कुछ लोग हमारे देश में, देश स्तब्ध है, दुखी है, बहुत ही खतरनाक हमला। कुछ गद्दार, कुछ जहरीले ऐसे हैं जो लाल किले अटैक पर बहुत खुश हैं। नहीं, पाकिस्तान से नहीं, पाकिस्तान में हो सकता है लोग खुश हों, भारत में कई लोग हैं खुश हैं, स्माइली पोस्ट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पोस्ट में जश्न मना रहे हैं। आपको भरोसा नहीं होगा, ऐसे गद्दारों के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। हिमंता बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री, असम में दिल्ली हमले पर आपत्तिजनक, भड़काऊ और जश्न मनाने वाले पोस्ट और ग्लोरीफाई, अच्छा ये देखिए सबके नाम हिमंता बिस्वा शर्मा ने पोस्ट किए, आतंकवादियों को ग्लोरीफाई, जश्न मनाने के आरोप में अब तक 15 लिखा है, नहीं 15 नहीं 17 हो गए गिरफ्तार साहब। 17 गिरफ्तार हो चुके हैं, 17। मैं बता रहा हूं कई होंगे ये ऐसे जिन्ना छाप कट्टरपंथी होंगे जो अभी खुलकर लिख नहीं पा रहे होंगे, मन उनके लड्डू फूट रहे होंगे, वो कह नहीं सकते। मैं बता रहा हूं अभी तो 17 पकड़े गए हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने खुद सोशल मीडिया पोस्ट पर गिरफ्तार आरोपियों की जानकारी देते हुए कहा, हिंसा का महिमा मंडन करने वालों से समझौता नहीं किया जा सकता। इतना खूंखार, क्रूर आतंकी हमला, इतने लोगों की मौत हुई, भारत में बैठे कुछ गद्दार जश्न मना रहे हैं, जिन्ना छाप कट्टरपंथी। इसके बाद हिमंता ने भी उन लोगों के नाम भी बताए जिन्हें असम पुलिस ने गिरफ्तार किया। एक बार नाम मैं पढ़ देता हूं। एक का नाम मतीउर रहमान, दूसरा है हसन अली मंडल, अब्दुल लतीफ, वजुअल कमाल, नूर अमीन अहमद, रफीजुल अली, फरीद उद्दीन लस्कर, इनामुल इस्लाम, फिरोज अहमद, शाइल शोमन और रकीबुल सुल्तान, नसीम अकरम, तस्लीम अहमद, अब्दुल रोहिम मोल्ला। अब ये भी बेचारे आप समझिए ना, ये भी तो हालात के मारे होंगे ना, इसलिए खुशी मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, परिस्थितियों के मारे होंगे, इसलिए एक आतंकी हमले का जश्न मनाना पड़ रहा है। समझते नहीं आप लोग। ये सारे नाम पढ़िए, मतीउर रहमान, हसी अली मंडल, अब्दुल लतीफ, ये सारे नाम एक एक करके। वैसे एक चीज बताना जरूरी है, हिमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से जिसको लेकर स्पष्ट किया गया, इस पूरे मसले को लेकर 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 100 सोशल मीडिया पोस्ट की जांच चल रही है। अभी कई हैं जो इस आतंकी हमले का जश्न मना रहे थे, 100 के करीब। वहीं आपको बता दें, दिल्ली ब्लास्ट मामले में डॉक्टर आतंकवादियों की गिरफ्तारी के बाद जम्मू कश्मीर में एक नई जंग छिड़ गई है साहब। ध्यान से सुनिएगा, जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद ने एक बड़ा बयान दिया है। एसपी वैद ने कहा कि अगर मेडिकल कॉलेज से ऐसे सुसाइड बॉम्बर निकल रहे हैं, मेडिकल इस तरह के मेडिकल कॉलेज हैं अल फलाह टाइप्स, तो इसका मतलब है कि मंदिरों में चढ़ाना हिंदुओं को ही मारने के काम आ रहा है। एसपी वैद की तरफ से एक बहुत बड़ा बयान दिया गया है। एक मुझे बड़ी खबर मिल रही है, एक और डॉक्टर को हिरासत में ले लिया गया है।
एक और डॉक्टर को हिरासत में लिया गया। जगह जगह धरपकड़ चल रही है, जितने कट्टर डॉक्टर हैं सब पकड़ में आ रहे हैं। एक डॉक्टर को हिरासत में लिया गया है और ये लिया है हापुड़ से। अच्छा, ये हापुड़ से पकड़ा गया है। इसका नाम भी है फारूक अहमद डार। फारूक अहमद डार को उठा लिया अब यूपी के हापुड़ से, इसे हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। और ये जीएस मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर है। अच्छा, ये भी अल-फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ा चुका है। साहब, जितने कट्टर डॉक्टर पकड़े जा रहे हैं सबका अल-फलाह कनेक्शन आ रहा है। और अब ये जिसको पकड़ा है दिल्ली ब्लास्ट केस में, एक और जो है हिरासत में, इसका नाम है डॉक्टर फारूक अहमद हापुड़, जीएस मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर। वो भी अल-फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ा चुका है। अल-फलाह साहब, ये फरीदाबाद की जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी है, यहां कट्टरपंथ का कैंपस चल रहा है, लैब से आतंकी निकल रहे हैं। अब बड़ी कार्रवाई हो सकती है। नेशनल मेडिकल कमीशन, बहुत बड़ी खबर है, इस यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द कर सकता है। एनएमसी ने इस मामले में यूनिवर्सिटी को नोटिस भेज दिया है, जवाब मांग लिया है। पूरे मामले की जांच की जा रही है और सबूतों के आधार पर यूनिवर्सिटी के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। अल-फलाह यूनिवर्सिटी, सबसे ज्यादा सवाल यह पूछे जा रहे हैं कि एक यूनिवर्सिटी के कैंपस में कई डॉक्टर्स ये कट्टरपंथ की पीएचडी करते रहे क्या? देशद्रोह की पीएचडी चल रही थी, यूनिवर्सिटी का कैंपस आतंकवाद का अड्डा बन गया। देशद्रोह के मामले में बर्खास्त जिन्हें किया गया उन्हें अल-फलाह में नौकरी मिलती रही, कैंपस में विस्फोटक जमा होते रहे। इसके बावजूद यूनिवर्सिटी की ओर से कभी उंगली नहीं उठाई गई, अब पता ही नहीं लगा साहब। अब सुनिए बड़ी खबर क्या है। इसी को लेकर अल-फलाह यूनिवर्सिटी जांच एजेंसियों के रडार पर है। बहुत बड़ी खबर है। आतंकी मॉड्यूल से तार जोड़ने के बाद अब यहां एनआईए, हरियाणा पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस के बाद ईडी की एंट्री हो गई है। ईडी सूत्रों के मुताबिक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अल-फलाह यूनिवर्सिटी की फंडिंग की जांच करेगी। खातों का फोरेंसिक ऑडिट कराने के ऑर्डर्स दे दिए गए हैं। अच्छा, ये फंडिंग की जांच क्यों? क्योंकि साहब, कांग्रेस की मनमोहन सरकार में स्थापित हुड्डा सरकार हरियाणा, इस यूनिवर्सिटी को लेकर डाउट्स हैं कि यूनिवर्सिटी चिट फंड के जरिए, धोखाधड़ी से जुटाई गई रकम के जरिए बनाई गई। इनके फाउंडर को लेकर थोड़ा गूगल करिएगा, आपको पता लगेगा कितने करोड़ की धोखाधड़ी वाला भी मामला है। इसलिए पुलिस अब अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी को तलाश रही है। आरोप है कि जवाद अहमद ने करीब 25 साल पहले इंदौर के मध्य प्रदेश में एक ट्रस्ट बनाया था, अल-फलाह ट्रस्ट, और चिटफंड कंपनी के जरिए लोगों की अरबों रुपए की कमाई लूटी, परिवार समेत गायब। माना जा रहा है कि जवाद अहमद ने उसी लूटे हुए अरबों रुपए से ये यूनिवर्सिटी बनाई। इसके अलावा अल-फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल NAAC ने भी नोटिस जारी कर दिया है। सवाल पूछ लिए कि कार्रवाई क्यों ना की जाए, मान्यता क्यों ना रद्द की जाए। इसके बावजूद विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर यह दर्शाया गया कि उसके अधीन 3 कॉलेज NAAC से A ग्रेड मान्यता प्राप्त है। मतलब ऐसी कई गड़बड़ियां छिपाने के लिए यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट बंद कर दी है। यह कहते हुए यूनिवर्सिटी को वेबसाइट हैक हो गई है साहब। इसलिए अब सुनिए क्या पूछा गया, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी से पूछा गया उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए। पहला सवाल, कानूनी कार्रवाई क्यों ना हो। अल-फलाह को असेसमेंट और एक्रीडिशन के लिए अयोग्य क्यों ना ठहराया जाना चाहिए। अल-फलाह यूजीसी को क्यों यह सिफारिश ना हो कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी की मान्यता वापस ली जाए। हरियाणा सरकार को क्यों ना सिफारिश की जाए कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ उचित कार्रवाई शुरू हो। यूनिवर्सिटी को लेकर सबसे बड़ा सवाल यह कि उसने जानबूझकर डॉक्टर निसार उल हसन जैसे संदिग्ध आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त पाए जाने पर नौकरी से निकाले गए डॉक्टर को नौकरी क्यों दी। निकाला गया था श्रीनगर मेडिकल कॉलेज से, आतंकवादी कनेक्शन के आरोप में LG ने बर्खास्त किया 2023 में। आतंकी बैकग्राउंड जानबूझकर नजरअंदाज किया। डॉक्टर शाहीन को कानपुर मेडिकल कॉलेज ने निकाल दिया था, उससे नौकरी क्यों दी। आप सोच कर देखिए, देश के मुकाबले कश्मीर से जुड़े ज्यादा, आप जानते हैं 40% रिपोर्ट दावा करती है कि इस अल-फलाह, इस 76 एकड़ की 4 दीवारी में जो कॉलेज चल रहा था, ये यूनिवर्सिटी, 40% डॉक्टर कश्मीर से। ये कोई अपराध नहीं, लेकिन बहुत अनयूजुअल है। कैंपस में आतंकी डॉक्टर्स की संदिग्ध गतिविधियां क्या प्रशासन की जानकारी के बिना संभव थी। प्रशासन को कैसे नहीं पता चला कि यूनिवर्सिटी की लैब आतंकवाद के लिए इस्तेमाल हो रही है। प्रशासन ने क्यों कभी सवाल नहीं उठाया कि उसकी बिल्डिंग आतंकवादियों का मीटिंग पॉइंट बनी हुई है।
और इसी को लेकर कई तरह के सवाल है, क्योंकि अब यह भी कहा जा रहा है कि सदस्यता भी रद्द की जा चुकी है और अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर बहुत बड़े एक्शन की तैयारी इस वक्त होती नजर आ